Hello, friends, and welcome to the Hindu editorial analysis for 22nd of August 2023। हालांकि आज के आर्टिकल्स इतने इम्पोर्टेंट्स आए नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ उनमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जो एक आध इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज डीप इन डिसरे, द फेलियर टू होल्ड असेंबली सेशन शोज डेप्थ ऑफ क्राइसिस इन मणिपुर। एक्चुअली जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी मणिपुर की वो कन्वीन नहीं हो पाई मंडे को, उसके रिगार्डिंग ये है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जैसा कि रिकमेंड किया था, और ये क्योंकि कन्वीन नहीं हो पाती है तो इससे ये देखने को मिल रहा है कि जो क्राइसिस है जो स्टेट को ग्रिप कर रही है वो कितनी ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन में पहुंच चुकी है। ठीक है ना। द डिले ऑन द पार्ट ऑफ राजभवन इन इशूइंग द नोटिफिकेशन प्रेसुमली ड्यू टू पॉलिटिकल एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट। और ये जो डिले हुआ है बेसिकली वो जो पॉलिटिकल और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो स्टेट में है उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि गवर्नर इस बात से अनअवेयर नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उनकी वो उनको बाउंड ये करती है कि अगर कि जो उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उनको जो बोला है कि आप कन्वीन कीजिए उसको, तो उनको समन करना पड़ेगा उसको असेंबली को। ठीक है ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखने की ये थी कि जो असेंबली थी वो एक्चुअली सितंबर, द लास्ट सेशन जो हुआ था मणिपुर असेंबली का वो हुआ था मार्च में। तो इसके हिसाब से अगर देखें हमें वो, क्योंकि 6 मंथ के अंदर अंदर जो है दूसरी मीटिंग हो जानी चाहिए, 2 मीटिंग्स के बीच में कोई 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो पीरियड जो एंड हो रहा है 6 मंथ का वो हो रहा है September 2 को, तो यानी कि उससे पहले पहले जो है ये कन्वीन होनी ज़रूरी है। ठीक है ना। वही है कि पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी दोनों की ही ये डिमांड थी कि भाई जो है असेंबली जो है वो उसकी मीटिंग होनी चाहिए और जो वायलेंस है वो वहाँ पे डिस्कस होना चाहिए। ठीक है ना। और जो ये डिले हो रहा है गवर्नर के पार्ट पे इन नोटिफाइंग द सेशन, इट कास्ट अ शैडो ऑन द लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अथॉरिटी और जो लेजिटिमेसी है गवर्नमेंट की उसको क्वेश्चन जरूर कर रहा है जो डिले हो रहा है। विंस एंड विनिंग्स, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप वाज ए शोकेस फॉर वुमेन्स स्पोर्टिंग इवेंट। तो वुमेन्स स्पोर्टिंग इवेंट्स में जो आजकल थोड़ा सा एक इंटरेस्ट देखने को जो मिल रहा है कि लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहाँ पे जो इवन ऑडियंस का है वो भी पार्टिसिपेंट देखने को मिल रहा है, और जो कंट्रीज हैं उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है वुमेन्स स्पोर्टिंग इवेंट्स में। उसी के रिगार्डिंग ये बात यहाँ पे आर्टिकल है। तो सबसे पहले तो ये कि स्पेन ने जो है हराया था इंग्लैंड को वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड फीफा वर्ल्ड कप में अभी। ठीक है, ये वो था। दूसरा ये है यहाँ पे उसने भी कहा है कि ये रीजनल यहाँ पे वो भी देखने को मिले हैं कि ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर रहे हैं। ठीक है ना, 2 बार जर्मनी रहा है, एक बार नॉर्वे, और अब जो है स्पेन स्पेन। ठीक है ना। तो ये दूसरी चीज ओथन ने यहाँ पे साइड की है। फिर ओथन ने कहा कि इस तरह के जो सबसे पहले जो इश्यूज हैं एक्चुअली वुमेन्स इवेंट्स में स्पोर्टिंग इवेंट्स में उनको जो है एड्रेस करने की जरूरत है। उनमें से एक जो मेन है वो है जो रेमुनरेशन गैप का इशू होता है। ठीक है ना, मैन एंड वुमेन में उसको जो है वो कम करने, मतलब उसको जो है वो करने की जरूरत है। क्योंकि अगर देखें जो मेंस के इवेंट में है वो जो प्राइज मनी है, विनर प्राइज मनी है वो $440 मिलियन है, लेकिन अगर वुमेन के इवेंट में देखें तो वो $152 मिलियन ही है केवल। तो ये अच्छा एक कदम हो सकता है इशूज एड्रेस करने के लिए, ताकि जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं उनको नॉर्मलाइज किया जा सके और वुमेन को इक्वल प्लेइंग फील्ड जो है दिया जा सके। ठीक है, तो दिस इज इट। नेक्स्ट इज द ब्रिक्स टेस्ट फॉर इंडिया मल्टीपोलरिटी रिटोरिक। तो कल भी हमने ब्रिक्स के जो अपकमिंग समिट होने वाली है साउथ अफ्रीका में उसको हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या वहाँ पे हमारे जो फोकस पॉइंट्स रहने वाले हैं। आज जो है वो ये है कि ये जो ब्रिक्स समिट होने वाली है इट विल टेस्ट इंडिया मल्टीपोलरिटी रिटोरिक। जो हम मल्टीपोलरिटी की बात करते हैं कि इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में आ रहा है और मल्टीपोलर वर्ल्ड को जो है इंडिया सपोर्ट करता है। किसी मतलब इंडिया बेसिकली ब्लॉकिंग को कहता है ना कि ब्लॉक्स का नहीं होना चाहिए और पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग ये एक्चुअली बात कर रहा है आर्टिकल। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बात थोड़ी सी देखे वो ये है कि ब्रिक्स या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो दोनों में ही देखें विल लीड टू ट्रूली डेमोक्रेटिक ग्लोबल गवर्नेंस और मल्टीपोलरिटी की। जो हम जो ट्रूली डेमोक्रेटिक ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं मल्टीपोलरिटी, तो जाहिर सी बात है ये ब्रिक्स या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि इनसे ऐसा नहीं कि ये कंप्लीटली उसको ले आएंगे। ठीक है ना, लेकिन these forums too are replete with competing interest and calculations including inbuilt और unsaid hierarchy। क्योंकि इनके अंदर भी वही है, competing interest है कंट्रीज के, अनसेड हायरार्कीज हैं वहाँ पे। यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि ये पूरी ट्रू डेमोक्रेसी सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो अनसेड हायरार्की यहाँ पे भी देखने को मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी these very forums could ignite a genuine conversation on making global governance more representative and inclusive। लेकिन ये है कि जो हम
बात करते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए और ज़्यादा इंक्लूसिव होनी चाहिए, तो कहीं न कहीं उसको एक तरह से स्टार्ट करने के लिए, उसको एक तरह से इनिशिएट करने के लिए ये एक फोरम जो है वो उस नज़रिए से देखे जा सकते हैं। दूसरा ऑथर ने भी कहा है कि ग्लोबल गवर्नेंस में अगर देखें तो जितने ज़्यादा इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशंस होंगे, रिफ्लेक्टिंग द रियलिटीज ऑफ द टुडे आर बेटर देन वन इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर दैट इज एलियन टू द वर्ल्ड ऑफ टुडे। तो जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो आज की रियलिटीज दिखा रहे हैं, चाहे वो कितने भी इम्परफेक्ट हों, वो ज़्यादा अच्छे हैं इन कंपेरिजन टू दोज इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स जो आज के वर्ल्ड से मतलब बिल्कुल एलियन है। जैसे कि ऑथर बेसिकली बात कर रहा है उन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की जिनमें जो ज़्यादा पावर्स या ज़्यादा अथॉरिटी है वो सिर्फ कुछ कंट्रीज को ही दी हुई है, ठीक है ना। और ऑथर ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात की है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शुड नॉट बी द प्लेस फॉर हेजेमोनिक परफेक्शन बट ऑफ डेमोक्रेटिक इम्परफेक्शंस। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो हेजेमोनिक परफेक्शन के लिए उसे में जगह नहीं होनी चाहिए, जबकि वो जो है एक फोरम या प्लेटफॉर्म होना चाहिए डेमोक्रेटिक इम्परफेक्शंस के लिए, ठीक है ना। न्यू दिल्ली डायलेमा मतलब क्या, इंडिया के लिए क्या क्या सिचुएशंस हैं, क्या क्या जो इश्यूज हैं वो हैं। तो तो जो जियोपॉलिटिक्स चॉइसेस हैं हमारे लिए वो आज के टाइम पे देखें तो वो क्रिस्टल क्लियर नहीं है, और ना ही हमारे पास जियोपॉलिटिक्स चॉइसेस ऐसी हैं कि हम बहुत इजीली डिसीजन ले सकें, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडिया क्यों जो है इन सारे ब्लॉक्स का पार्ट, या कैसे इन ब्लॉक्स का पार्ट हो सकता है जिनमें क्वाड है, क्योंकि इंडिया क्वाड का भी मेंबर है और G20 का भी मेंबर है, G7 का भी G7 और ब्रिक्स जो है इनका भी मेंबर है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है और ग्लोबल साउथ का भी मेंबर है। तो एक ही टाइम पे इन सब का मेंबर कैसे हो सकता है, ठीक है ना। और अगर बात करें डेवलपमेंटली, हिस्टोरिकली और ज्योग्राफिकली, तो इंडिया जो है वो बिलोंग करता है ब्रिक्स को, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को और ग्लोबल साउथ को बिलोंग करता है। लेकिन इंडिया डज नॉट ओनली बिलोंग टू देम। ऑथर ये कह रहा है कि केवल इनको इंडिया जो है वो बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रक्चरली और एस्पिरेशनली की बात करें अगर हम, तो जो G20 है या G7 या क्वाड है वो ज़्यादा हमारे कंट्री के फेवर में दिखते हैं, मतलब हम उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देते हैं अगर हम स्ट्रक्चरली और एस्पिरेशनली की बात करें। जबकि डेवलपमेंटली और हिस्टोरिकली और ज्योग्राफिकली की बात करें तो हम ब्रिक्स, SCO और ग्लोबल साउथ की तरफ ज़्यादा उनका पार्ट ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इंडिया एज अ रिजल्ट इज लोकेटेड राइट इन द मिडिल ऑफ एन इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन विद इंटरेस्ट ऑन आइदर साइड, वेलकम्ड बाय आइदर साइड बट फुली बिलोंगिंग टू नाइदर। वही बात है कि इंडिया एक तरह से मिडल में है इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन के, ठीक है ना, जिसके इंटरेस्ट जो है किसी एक तरफ है, दूसरी तरफ वाले उसको वेलकम कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से वो किसी भी तरफ नहीं बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि ये जो सिचुएशन है, दिस कुड आइदर मेक इंडिया ब्रिज बिटवीन द ग्रेट डिवाइड, या तो इसको ब्रिज बना सकता है या फिर इट मेक इट अ विक्टिम ऑफ इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन। ये जो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन देखने को मिल रहे हैं उनका विक्टिम भी बना सकता है। तो जब द शार्पर द फोल्ट लाइन बिकम द हार्डर इट विल बी फॉर न्यू दिल्ली टू बैलेंस इट। वही है कि जैसे जैसे फोल्ट लाइन जो है शार्प होती जाएगी उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए डिसीजन बनाना या हमारे को बैलेंस करना कि हमें किस तरफ जाना है, ठीक है ना। वन ऑफ द मेजर डेंजर्स ऑफ द करंट चर्न इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इज द राइज ऑफ कंपीटिंग ब्लॉक्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। वही ये जो कंपीटिंग इंटरनेशनल ब्लॉक्स, जो राइजिंग ब्लॉक्स देखने को मिल रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल एरिना में जो वो कम्पीट कर रहे हैं, ये जो है बहुत डेंजरस सिचुएशन मतलब ऑथर ने बताई है यहाँ पे कि ये डेंजरस वो है। फिर इंडिया इज ट्रेडिशनली अपोज द क्रिएशन ऑफ ब्लॉक्स। वो है कि इंडिया ने, हालांकि ट्रेडिशनली हम हमेशा से ये कहते हैं कि ब्लॉक्स का जो है वो नहीं बनाने चाहिए, ब्लॉक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एज इट गो अगेंस्ट द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस एंड मल्टीपोलिटी। क्योंकि किसके अगेंस्ट जाता है? ग्लोबल गवर्नेंस के, इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस के और मल्टीपोलिटी के अगेंस्ट जाता है। लेकिन इन द इंडियन हिस्टोरिकल इमेजिन इज अबाउट, क्योंकि मल्टीपोलिटी अगर हम इंडियन उससे पर्सपेक्टिव से देखें तो हम एक्विटी, इंक्लूजन और रिप्रेजेंटेशन को जो है हम मल्टीपोलिटी मानते हैं, ना कि ब्लॉक रेवेलरी को या आइडियोलॉजिकल और अदरवाइज, ठीक है ना। उन चीजों को हम मल्टीपोलिटी के सेंस में नहीं देखते हैं, हम मल्टीपोलिटी को इक्विटी, इंक्लूजन और रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में देखते हैं। लेकिन हम ब्लॉक ब्लॉक जो पॉलिटिक्स है उसको अपोज तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसी की तरफ खींचे जा रहे हैं, ऐसा ऑथर कह रहा है। फिर चाइना क्वेश्चन पर उसने बात किया कि जो चाइना का डोमिनेंस देखने को मिल रहा है उसका क्या है। तो क्योंकि साइज, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और स्प्रेड अगर देखें हम BRI का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, और जो डिप्लोमेटिक बैंडविड्थ है चाइना का, तो चाइना विल इन्फ्लुएंस एन एक्सपेंडेड ब्रिक्स एंड इंडिया विद इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज वुड स्ट्रगल टू मैच दिस। जाहिर सी बात है कि चाइना का से ज्यादातर जो ज्यादातर ये हमारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें उसका थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है,
ठीक है ना। तो वही उसने कहा कि इंडिया उसके अगेंस्ट मैच तो नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही ब्रिक्स में भी हाल है कि चाइना को ज़्यादा से है उसमें। द चैलेंज बिफोर इंडिया इज टू चूज बिटवीन अ चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर और ए वेस्ट सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर। तो इंडिया को दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है। जो चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर एक तैयार हो रहा है वो, या वेस्ट सेंट्रिक जो वर्ल्ड ऑर्डर चला आ रहा है वो, ठीक है ना। एंड बैलेंसिंग इज गोइंग टू गेट टफर। और ये जो बैलेंसिंग करनी है इंडिया को, वो आगे धीरे धीरे टफ होता हुआ नजर आता है। तो क्या करना चाहिए? इट मस्ट कीप इट्स आइज फर्मली फिक्स्ड ऑन इट्स गोल। तो अपना जो हमारा गोल है उस पर हमारी जो बैलेंस करने का जो गोल है, या जो हमारे इश्यूज हैं अपने, उनको हमें ध्यान से रखना है कि हमारे गोल्स क्या हैं। फिर एक मोर रिप्रेजेंटेटिव और इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस को प्रमोट करने की जरूरत है, और इंश्योर करना है दैट सच एन ऑर्डर डज नॉट एंड अप अंडर कटिंग इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। और जो हमारे खुद के नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको हम कहीं पीछे ना छोड़ दें, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। वाइल इंडिया मस्ट मॉडरेट द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन नॉन वेस्टर्न फोरम, जितने भी नॉन वेस्टर्न फोरम्स हैं उनमें जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको इंडिया को मॉडरेट करने की जरूरत है। इट मस्ट आल्सो मेक श्योर नॉट टू एलिनेट अदर कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ हु मे सी मेरिट इन चाइनाज एफर्ट्स एट एक्सपेंडिंग द मेंबरशिप ऑफ दीज फर्म्स। वहीं पे जो बाकी कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ की, वो जो चाइना के एफर्ट को देखते हैं कि वो मेंबरशिप को बढ़ाना चाहते हैं इन फोरम्स में, तो उसको भी ये नहीं करना कि हम उससे एकदम अलग कर दें। तो मेंबरशिप तो बढ़ानी चाहिए ग्लोबल साउथ कंट्रीज को इन फोरम्स में, ये ओथने का है। फिर जो एक्चुअली चैलेंजेस हैं, जो ये जियोपॉलिटिकल जो ये बन रहे हैं उनको, तो इंडिया न्यू दिल्ली के सामने जो चैलेंजेस है उनकी उसने बात की। तो सबसे पहला तो यह है कि असर्टिंग इटसेल्फ इन नॉन वेस्टर्न ग्लोबल फोरम, ये पहला चैलेंज है कि किस तरीके से नॉन वेस्टर्न ग्लोबल फोरम्स बन रहे हैं उनमें किस तरह हम अपनी असर्टिवनेस को जो है वो दिखाएं। दूसरा, चेकिंग द स्टडीली ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन दैम, और उनका जो चाइनीज इन्फ्लुएंस इन फोरम्स में देखने को जो बढ़ रहा है, जो भी हमने बात की, उसको चेक करना जो है वो दूसरा हमारे लिए चैलेंज है। तीसरा, नेगोशिएटिंग अ प्लेस फॉर इटसेल्फ इन यूरोसेंट्रिक फोरम्स, और जो यूरोसेंट्रिक फोरम्स है उनमें अपने लिए एक प्लेस जो है नेगोशिएट करना, ये भी एक चैलेंज है, ठीक है ना। जिनमें उतने में से जैसे यूएनएससी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में हम बात करते थे कि उसका जो है उसको बढ़ाइए आप, उसकी मैम उसकी जो यूएनएससी की वीटो पावर कंट्रीज है उनका जो है एक्सपेंड कीजिए। और G7 है उसमें भी हम बात करेंगे G7 का दायरा थोड़ा सा, या G7 कंट्रीज को ब्लॉकिंग को बढ़ाइए। इट मस्ट डू ऑल दिस साइमल्टेनियसली, और ये सारा का सारा हमें क्या करना पड़ेगा, एक साथ हमें इन सब पे काम करना पड़ेगा। द सऊदी अरेबिया यूएई डिवाइड बिकम्स पब्लिक, जो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो इश्यूज हैं, या जो इनके अपोजिट एक तरह से इनका अपना अपना वो रहता है स्टैंड, उसके रिगार्डिंग ऑथर ने यहाँ पे बात की है। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स देयर डिफरेंसेस हैव बिकम ऑब्वियस, दोनों ही कंट्रीज के जो डिफरेंसेस थे वो अब एक तरह से पब्लिक होने लगे हैं, दिखाई देते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे जुलाई 2007 में यूएई ने एब्रप्टली रिजेक्टेड द प्रपोजल टू कट ऑयल प्रोडक्शन पुट फॉरवर्ड बाय ओपेक प्लस। यूएई ने जो है रिजेक्ट कर दिया था ओपेक प्लस का जो ये प्रोडक्शन जो उन्होंने प्रपोजल किया था कि ऑयल प्रोडक्शन को कम किया जाना चाहिए। वहीं पे यूएई ने अब्रप्टली विथड्रू कर लिया था इट ट्रूप्स फ्रॉम यमन इन 2019, बट कंटिन्यू टू परसू ए सेपरेट एजेंडा फॉर सपोर्टिंग द सेसेनियन मूवमेंट इन द साउथ एंड मोबिलाइजिंग लोकल फाइटर्स बैकिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द साउथ, ठीक है ना। यूएई ने अपना मैरीटाइम फुटप्रिंट जो है वो भी बढ़ाया इन द रीजन बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ यमनी पोर्ट्स एंड स्कोत्रा आइलैंड इन द गल्फ ऑफ एडन, पेरिम आइलैंड्स एट द माउथ ऑफ बाब एल मंडाब। और फिर उसके बाद यूएई ने एस्टेब्लिश किए बेसिस एरिथ्रिया में भी और सोमालीलैंड में भी, और दस पुटिंग इन प्लेस एन अनएसेलेबल स्टडी नेटवर्क दैट लिंक द गल्फ विद द रेड सी एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जबकि सऊदी अरेबिया को देखें दूसरी तरफ, तो ही वाज लेफ्ट टू डू फाइटिंग इन यमन, उसको यमन में जो है उसने फाइट करते हुए अकेले छोड़ दिया, ठीक है ना। तो फिर किंगडम आल्सो एक्सपीरियंस सेटबैक्स इन सीरिया, जो सऊदी अरेबिया उसको सीरिया में भी सेटबैक देखने को मिला, जहाँ पे रशियन इंटरवेंशन जो 2015 में होता है, इट एंश्योर दैट असद गवर्नमेंट वुड नॉट बी टॉपर्ड, ठीक है ना। तो दिस parlous scenario encouraged Saudi Arabia to pursue de-escalation and dialogue in the region, ठीक है ना। दोनों ही इवेंट्स में जो ये बात की हमने, जो कतर ब्लॉकेड जो हुआ जनवरी 2021 में, और जो डायलॉग ईरान के साथ जो बगदाद में हुआ 2021 में अप्रैल यूए में, उन दोनों ही इवेंट्स में जो है वो यूएई ने रिलक्टेंसी दिखाई की पार्टिसिपेशन में, ठीक है ना। इट मेंटेन्स अ स्टडीड कूलनेस टुवर्ड्स कतर एंड इन परस्यूइंग इट्स ओन एंगेजमेंट विद ईरान, कतर के साथ उसने थोड़ी कूलनेस दिखाई कतर की साइड से, और ईरान के साथ भी उसने खुद से अपने आप से एंगेजमेंट करने की कोशिश की, ठीक है ना। द यूएई आल्सो नॉर्मली टाइड विद इजराइल इन द अगस्त 2020, और इजराइल के साथ भी यूएई ने टाइप जो वो नॉर्मलाइज की, यानी कि पब्लिकली उसने डंप कर दिया था सऊदी स्पॉन्सर्ड अरब पीस इनिशिएटिव, जो ये सऊदी अरेबिया ने स्पॉन्सर किया था अरब पीस इनिशिएटिव, जिसमें वो इजराइल को
ये कहा गया था कि भाई आप पैलेस्टीनियंस इंटरेस्ट को भी अकोमोडेट कीजिए बिफोर अरब स्टेट्स नॉर्मलाइज एक्सचेंज, कि अरब स्टेट्स आपसे तभी स्टेबलाइज करेंगे रिलेशन जब आप पैलेस्टीनियन जो है इंटरेस्ट है उनको आप अकोमोडेट करें। लेकिन क्योंकि यूएई ने जो है इसराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लिए हैं रिलेशन, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये जो एक तरह से जो वो दिया गया था अल्टीमेटम या एक तरह से प्रेशर जो किया गया था वो कहीं ना कहीं डाउन साइड पे जाते हुए दिखता है। लेटर द किंगडम इनिशिएटेड द रीएडमिशन ऑफ सीरिया इनटू अरब लीग इन मे दिस ईयर। सूडान में द टू गल्फ नेबर्स आर नाउ बैकिंग डिफरेंट जनरल। ऐसी बात, सूडान में भी दोनों ही कंट्रीज अपोजिट जनरल्स को जो बैक कर रहे हैं। यूएई इज आल्सो सेड टू बी अनकंफर्टेबल विद द स्पीड विद व्हिच सऊदी अरेबिया नॉर्मलाइज्ड ईरान इन मार्च दिस ईयर। वहीं पे यूएई अगर देखें तो वो ये उसने अनकंफर्ट दिखाया है कि आपने जो ईरान के साथ टाइज नॉर्मलाइज किए जिस स्पीड से, वो कहीं ना कहीं यूएई को वो उसके अपोज कर रहा है। कॉम्पिटिशन इन द सेम सेक्टर। सो लास्टली ऑथर ने बताया कि दोनों ही सऊदी अरेबिया और यूएई वो कॉम्पिटिशन जो है उनका वो डोमेस्टिक एरियाज में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं सेम सेक्टर्स में compete करते हैं जिसमें ग्लोबल बिजनेस है, टूरिज्म है और फाइनेंस है और टेक्नोलॉजी है, तो दोनों ही सेम उसमें कर रहे हैं। यहाँ पे ऑथर ने सजेस्ट ये किया कि कंपटीशन रादर देन कोऑपरेशन इज लाइकली टू डिफाइन टाइज बिटवीन द टू गल्फ नेबर्स। और कोऑपरेशन की जगह जो है कंपटीशन जो है अभी जो है दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो डिफाइन कर रहा है उसको, ठीक है ना। वहीं पे ऑथर ये भी कह रहा है कि जो लीडरशिप पोजीशन है किंगडम की यानी सऊदी अरब की, उसको तो डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ओपिनियन में आया था डिकोडिंग द प्रेसिडेंट की स्पीच, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, प्रेसिडेंट ने जो स्पीच दी थी उसके रिगार्डिंग ये वहाँ पे है। द सुपर पावर ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे बेसिकली जो डाट अभी जो एक रिपोर्ट रिलीज करी थी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, स्टेट ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट, इसमें कुछ डाटा सामने आया। उसमें से ये कहा था कि सर्वे में ये बताया कि जो 49.3% जो पेरेंट्स है जिनसे जिनको ये सर्वे जिन पे किया तो उन्होंने ये बताया था 49.3% पेरेंट्स में जो उन्होंने ये बताया कि उनके जो चिल्ड्रंस गैजेट यूज करते हैं उनमें से 76% जो है वो यूज करते हैं उसको जस्ट टू प्ले वीडियो गेम्स, और 56% से ज्यादा जो है वो देखते हैं मूवीज देखने के लिए। वहीं 35% जो है केवल यूज करते हैं कोई ऑनलाइन मटेरियल एक्सेस करने के लिए, और केवल 19% जो है वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स अटेंड करने के लिए यूज करते हैं। तो काफी मेजर जो परसेंटेज है वो यूज करती है इसको। मेजोरिटी ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो उसको वीडियो गेम्स के लिए यूज करते हैं या फिर वीडियोज मूवीज वगैरह वॉच करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक बात की है सेम लैंग्वेज सब टाइटलिंग की बात की गई। यहाँ पे ये एक्चुअली जो आपने देखा सब टाइटल्स आते हैं ना मूवीज वगैरह में, इसमें उसकी बात की है। उससे हालांकि ऑथर ने बताया कि हेल्प होती है काफी। एक तो सबसे पहला तो ये है कि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, विजुअली चैलेंज, उनके लिए बहुत अच्छा ये सॉरी हियरिंग एंड हियरिंग इम्पेयर्ड उनके लिए एक बहुत अच्छा ये वो है, ठीक है। फिर यूनिवर्सलाइजेशन एसएलएस में एक्ट एज एन ऑटोमेटिक रीडिंग प्रैक्टिस इन द व्यूअर्स लैंग्वेज। दूसरी बात यह है कि एक तरह से रीडिंग प्रैक्टिस जो होगी, रीडिंग जो है उस एबिलिटी को ये बढ़ाता है, ठीक है ना। अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इस एक्ट की बात की है। ऑल एटेटरी प्लेटफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू ऑफर एसएलएस विद देयर कंटेंट। ये यहाँ पे मैंडेटरी किया गया था इस एक्ट के द्वारा कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मैंडेटरी है कि वो एसएलएस सेम लैंग्वेज सबटाइटल्स जो हैं वो अपने कंटेंट में जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अभी जो है प्लैनेट रीड की एक सर्वे है उसमें कंडक्ट किया, उसमें कहा था उसमें 2673 मूवीज जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं जो 2022-23 में। उनमें ये देखा था कि जो ज्यादातर जो इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट है ओटीटीज में वो जो है इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन वही कंटेंट में अगर हम देखें हिंदी की बात करें तो जो मोस्ट इंडियन लैंग्वेज कंटेंट है वो उसमें मिसिंग है, ठीक है ना। जितना भी इंडियन कंटेंट है वो उसमें जो एसएलएस है उनके सेम लैंग्वेज सबटाइटल है वो मिसिंग है, जबकि जो इंग्लिश लैंग्वेज का कंटेंट है उसमें ज्यादातर ऑलमोस्ट सभी पे जो है इंग्लिश सबटाइटल्स अवेलेबल हैं। एसएलएस पेनिट्रेशन इज हायर ऑन कंटेंट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेटफॉर्म देमसेल्व्स। और एक और चीज है कि जो ये जो एसएलएस है सबटाइटल्स पेनिट्रेशन है वो उन कंटेंट में ज्यादा देखने में जो प्लेटफॉर्म के खुद के उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए हैं, ठीक है ना। तो दिस इट रिगार्डिंग डाटा ऑन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे बेसिकली एक जो टसल चल रहा था, ठीक है ना, इस पे जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे हमारे रघुराम राजन जी, उन्होंने उनके बीच और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक राजीव चंद्रशेखर उनके बीच एक चल रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे उन्होंने जो है एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम चल रही थी विच इज टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन फेलिंग, वो किस तरीके से काम करे उस पर उन्होंने एक यहाँ पे आर्टिकल या रिपोर्ट जो है वो उन्होंने अपनी बताई थी, ठीक है ना। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है ये इनके बीच टसल चल रहा है, इनके दोनों के अलग अलग व्यूज है।
बेसिकली पीएलआई स्कीम जो हमारी चलती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, और ये जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो स्मार्टफोन्स को प्रमोट करने के लिए चली थी, उसके रिगार्डिंग ये बात है। मैन्युफैक्चरिंग इज अ की इंग्रेडिएंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आल्सो कम्स विद व्हाट इकोनॉमिक्स कॉल ए मल्टीप्लायर इफेक्ट। हालांकि ये माना जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक मल्टीप्लाई इफेक्ट के साथ आती है। मल्टीप्लाई इफेक्ट क्या होता है? एवरी जॉब क्रिएटेड एंड एवरी रुपी इन्वेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, पॉजिटिव कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन अदर सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। कि अगर आप कोई ऐसा सेक्टर, मल्टीप्लाई इफेक्ट मतलब ये कि मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप कोई पैसा खर्च करते हैं या एक जॉब क्रिएट करते हैं, तो उससे सिर्फ वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही इफेक्ट नहीं होता है, उसका एक पॉजिटिव और कैस्केडिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है दूसरे सेक्टर्स के पास इकोनॉमी में। तो यानी कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन ऑथर ने यहाँ पे कहा है, जो पीएलआई स्कीम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्टफोन्स में की थी, वहां पे रघुराम राजन जी ने कहा था कि उसका मल्टीप्लाई इफेक्ट देखने को एक्चुअल उस पे ग्राउंड लेवल पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे उन्होंने कुछ डाटा भी साइड किया था कि हम ये तो बात कर रहे हैं कि हमने जो हमारा जो इम्पोर्ट था मोबाइल फोन्स का वो घटा, ठीक है ना, मतलब एक्सपोर्ट जो है वो मोबाइल फोन्स का हमारा बढ़ा। जैसे अगर बात करें फिस्कल ईयर 2018 की, तो 300 मिलियन डॉलर था केवल। अगर वहीं 2023 की बात करें तो 11 बिलियन डॉलर पे जो है पहुंच गया था। वहीं अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया का जो इंपोर्ट था मोबाइल फोन्स का वो था 3.6 बिलियन डॉलर फिस्कल ईयर 2018 में, और वो कम हो गया है 1.6 बिलियन डॉलर इन 2023 में। लेकिन जो रघुराम राजन जी थे उनका आर्ग्यू ये था कि द एक्सपोर्ट बूम हाइड्स मोर देन इट रिवील। जो ये एक्सपोर्ट बूम आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो हाइड कर रहा है जो कि ये एक्चुअल में बता रहा है। क्योंकि उन्होंने कंटेंट किया था कि व्हाइल इंपोर्ट्स ऑफ द फुली पुट टुगेदर मोबाइल फोन्स हैव कम डाउन, कि जो इंपोर्ट है वो केवल फुली मोबाइल फोन्स, जो फुली डेवलप्ड मोबाइल फोन्स है उनका घटा है। जो मोबाइल फोन्स के कंपोनेंट्स हैं जैसे कि डिस्प्ले स्क्रीन हुई, कैमराज हुए, बैटरीज हुए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हुए, वो जो है वो बढ़े हैं इन ईयर्स के बीच में, फिजिकल ईयर 2021-2023 के बीच। मतलब बेसिकली ये है, वो ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग आरंट रियली मेकिंग मोबाइल फोन्स इन इंडिया इन द ट्रेडिशनल सेंस। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में मोबाइल फोन्स का बनाना नहीं है एक्चुअली, वो सिर्फ असेंबलिंग है उसकी, ठीक है ना। जो हम सप्लाई चेन है वो मूव नहीं कर रही है इंडिया में, कि सप्लाई चेन भी या मेकिंग जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी मूव कर रही है। केवल कंपोनेंट जो है वो मूव कर रहे हैं, और जो नेसेसरी पार्ट्स हैं उनको हम सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं और उनको असेंबल कर रहे हैं सिर्फ इंडिया में, ठीक है। तो ऐसा मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं स्मार्टफोन्स का, हम सिर्फ उनके असेंबलिंग कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट, लो लेवल असेंबली वर्क डजंट प्रोड्यूस वेल पेइंग जॉब्स एंड डजंट रियली हैव एनीवेयर द सेम मल्टीप्लाई इफेक्ट दैट एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग माइट प्रोवाइड। जो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोवाइड करती है मल्टीप्लाई इफेक्ट, वो एक्चुअली जो लो लेवल असेंबली वर्क है वो नहीं कर सकता। मतलब आप जो वेल पेइंग जॉब्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं करता है ये लो लेवल असेंबली वर्क, जबकि जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ज्यादा करता है। तो क्योंकि हम सिर्फ असेंबलिंग कर रहे हैं, तो ऑथर ने कहा कि जो रियल पिक्चर है वो नहीं दिखा पा रहा है, ठीक है ना। मिनिस्टर ने कहा कि जितने भी इंपोर्ट्स हैं स्क्रीन के, बैटरी एक्सेट्रा, वो सारे के सारे मोबाइल के लिए तो कर नहीं रहे हैं हम, ये सारे के सारे मोबाइल बनाने के लिए कर रहे हैं। ये हो सकता है पॉसिबल कि ये जो आइटम्स हैं वो दूसरी चीजों में यूज हो, जैसे कंप्यूटर मॉनिटर्स बनाने के लिए, डीएसएलआर कैमराज बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए होते हैं। दूसरा उन्होंने जो आर्गुमेंट दिया है वो ये दिया है कि नॉट ऑल मोबाइल फोन प्रोडक्शन इन इंडिया इज सपोर्टेड बाय द पीएलआई स्कीम। सारी की सारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को तो, प्रोडक्शन को तो इंडिया जो है पीएलआई स्कीम में सपोर्ट नहीं करता है। केवल 22% के अराउंड जो है वो हम पीएलआई में सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। मतलब मिनिस्टर का जो मेन पॉइंट ये है वो ये है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी इजंट एज बैड एज मिस्टर राजन सेज इट। कि जितना डॉक्टर राजन, रघुराम राजन ने उनको वो बताया, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को बताया है, वो उतना ज्यादा बुरी कंडीशन में नहीं है। मतलब ये इतना ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमें है, ठीक है ना। कौन राइट है कौन रॉन्ग है ये तो खैर नहीं कह सकते। इवन इफ ओनली 60% ऑफ द स्क्रीन बैटरी आर यूज्ड टू मेक मोबाइल फोन्स, द फाइनल इंपोर्ट टैली वुड स्टिल बीट द फाइनल एक्सपोर्ट टैली। यही डॉक्टर राजन ने ये बताया था, मिस्टर राजन ने, कि अगर आप ये भी कहते हैं कि चलो 60% स्क्रीन बैटरी जो है वो मोबाइल फोन्स में, आपने कहा कि 100% यूज नहीं हो रहा मोबाइल में, तो अगर 60% भी मान लें कि वो यूज हो रहा है मोबाइल फोन्स वगैरह में, तो जो फाइनल इंपोर्ट टैली है वो फिर भी फाइनल एक्सपोर्ट टैली को बीट कर देगी, ठीक है ना। वहीं मिनिस्टर बिलीव्स दैट इट विल टेक टाइम फॉर द प्रोजेक्ट रिजल्ट टू शो। जो प्रोजेक्ट है पीएलआई, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्मार्टफोन में हमने जो की है, वो रिजल्ट दिखाने में थोड़ा उसको टाइम लगेगा। वहीं पे जो मिस्टर राजन है वो बिलीव करते हैं दैट विदाउट प्रूफ ऑफ पीएलआई सक्सेस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि आप बिना प्रूफ के जो ये बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज इट। व्हाट आर द कंसर्न्स अबाउट ड्रिलिंग इन द नॉर्थ सी। तो सबसे पहले तो हम नॉर्थ सी की एक बार लोकेशन देख लेते हैं। तो नॉर्थ सी ज्योग्राफिकली, जो नॉर्थ सी है वो लाई करता है बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड ऑन इट्स वेस्ट साइड पे, नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड
फ्रांस ऑन इट्स साउथ साइड एंड नॉर्वे, डेनमार्क एंड जर्मनी ऑन इट्स ईस्ट साइड। तो ईस्ट साइड में जो नॉर्थ सी है वो घिरा हुआ है नॉर्वे, डेनमार्क और जर्मनी से। साउथ में जो है वो फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम से घिरा हुआ है, और वेस्ट में जो है वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से सराउंड है, ठीक है ना। वहां यहाँ पे एक अथॉरिटी की बात की है, नॉर्थ सी ट्रांजिशन अथॉरिटी। और ये नॉर्थ सी ट्रांजिशन अथॉरिटी बेसिकली करती क्या है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ऑयल, गैस एंड कार्बन स्टोरेज इंडस्ट्री। तो ये आप याद रखते हैं, एनटीएसए का काम क्या है, ये रेस्पॉन्सिबल है रेगुलेटिंग ऑयल रेगुलेट करने के, गैस और कार्बन स्टोरेज को रेगुलेट करती है इंडस्ट्रीज को इस रीजन में, नॉर्थ सी वाले रीजन में। ठीक है, नॉर्थ सी की लोकेशन मैंने बता दी। यहाँ पे एक और जेनेवा कन्वेंशन का जिक्र हुआ है 1958 की, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ये कन्वेंशन थी, और ये फर्स्ट इंटरनेशनल लेजिस्लेशन थी टू एस्टेब्लिश द rights of countries over the continental shelves adjacent to their coastlines and paved the way for exploration in the North Sea। और नॉर्थ सी में जो एक्सप्लोरेशन ये हुआ है इनका, ये ऑयल का या गैस का, उसको इसने एक्चुअली ये इसी जो 1958 जेनेवा कन्वेंशन था उसने जो है ये स्टार्ट कराया था। ठीक है, तो 1958 का जेनेवा कन्वेंशन आज जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ से रिलेटेड है, और ये फर्स्ट इंटरनेशनल लेजिस्लेशन था जिसने जो कंट्रीज कॉन्टिनेंटल सेल्फ से एडजेसेंट है उनके राइट्स को, या वो कोस्ट लाइन पे उनके राइट्स को बताया था कि वो वहां पे एक्सप्लोरेशन कर सकती हैं। ठीक है ना। वाई इज ऑफशोर ड्रिलिंग प्रॉब्लमेटिक क्यों है, तो यहाँ पे एक यूएस बेस्ड एडवोकेसी ग्रुप है जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल, उसने 2-3 पॉइंट यहाँ पे बताए हैं। तो पहला तो उन्होंने कहा कि जो ऑफशोर ड्रिलिंग वर्क है वो एक तो वर्कर्स, जो वाटर्स हैं और वाइल्ड लाइफ, उन तीनों को रिस्क में डालता है। फिर उन्होंने बताया कि नॉट ओनली एग्रीवेट द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज बट आल्सो वार्म्स ओशंस एंड रेजेस सी लेवल्स, की क्लाइमेट चेंज को तो एग्रीवेट करता ही करता है, साथ में ओशन की वार्मिंग भी करता है, और जो सी लेवल्स है उनके राइजिंग में भी इसका रोल है। फिर ऑफशोर ड्रिलिंग जो है एसोसिएट है विद डायरेक्ट रिस्क टू मरीन बायोडाइवर्सिटी को डायरेक्ट रिस्क करता है, एज वेल एज विद इनडायरेक्ट रिस्क टू कोरल रीफ। मरीन बायोडाइवर्सिटी तो डायरेक्ट रिस्क है, वहीं जो कोरल रीफ्स है उनको इनडायरेक्ट रिस्क पोज करता है। शेलफिश, मरीन इकोसिस्टम है फ्रॉम एसिडिक वाटर्स बिकॉज ऑफ कार्बन पोल्यूशन सेटलिंग इनटू ओशन। तो इन ये जो कार्बन पोल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं कोरल रीफ्स को, शेलफिश को, मरीन इकोसिस्टम को इनडायरेक्ट रिस्क है, और वहीं जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको डायरेक्ट रिस्क है, ये जो ड्रिलिंग है उसकी वजह से। क्लाइमेट कमिटमेंट्स के रिगार्डिंग ये है कि जो मार्च 2023 में प्रोग्रेस रिपोर्ट जो जारी की थी यूके पार्लियामेंट ने क्लाइमेट चेंज कमेटी के द्वारा, उसने ये कहा था कि उसने बताया कि उसने 3-4-5 पॉइंट बताए हैं। पहला यह है कि यूके हैज नॉट एडिकेटली प्रिपेयर्ड फॉर क्लाइमेट चेंज अंडर द सेकंड नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम, मतलब अच्छे से वो एडिकेटली प्रिपेयर्ड नहीं है क्लाइमेट चेंज के लिए। दूसरी बात ये बताई थी जो ये सेकंड नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम जिसके ऊपर बात हुई थी, ये कवर करता है पीरियड 2018 से 2023, याद रखना चाहो रख सकते हो, जस्ट एक फैक्ट था। फिर जो ये सीसीसी की रिपोर्ट दी थी, इसने ये भी कहा था देयर इज वेरी लिमिटेड एविडेंस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एडेप्टेशन एट द स्केल नीडेड टू फुली प्रिपेयर फॉर क्लाइमेट रिस्क। तो जो फुली प्रिपेयर्डनेस चाहिए क्लाइमेट रिस्क के लिए, उसका अभी कोई लिमिटेड, उसका जो एविडेंस है वो फुल प्रूफ नहीं है, वो अभी लिमिटेड एविडेंस है उसका। फिर तीसरा ये यूके जो क्लाइमेट एक्शन है इज नॉट कंसिस्टेंट विद द पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके कंसिस्टेंस में नहीं है। चौथा इन्होंने जो बताया है वो ये बताया कि यूके नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन एनडीसी हैं, और जो लॉन्ग टर्म उसके टारगेट्स हैं डू नॉट रिप्रेजेंट अ फेयर शेयर ऑफ ग्लोबल एफर्ट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं एड्रेस करने के लिए क्लाइमेट चेंज को, उनको फेयरली रिप्रेजेंट करते हुए नहीं दिखता है ये जो उनके कंट्रीब्यूशन है वो ये। और लास्ट उन्होंने बताया कि जो नए ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन प्लांट जो जिनको लाइसेंस दिया गया है, these are incompatible with the 1.5 degree Celsius limit in the rise in temperature as per the climate action tracker website। जो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर वेबसाइट उसके अकॉर्डिंग ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो लिमिट है, जो हमें टेम्परेचर राइज को यहाँ तक लिमिट करना है, उसको ये कहीं ना कहीं उसके साथ कंपेटिबल होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये सारे इशू जो है वो बताए हैं सीसीसी ने, जो हमने बताई थी अभी क्लाइमेट चेंज कमिटी, ये यूके पार्लियामेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडेज डिस्कशन। होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर इम्प्रोवाइजेशन की कुछ जरूरत है। सो दिस इज इट, थैंक यू।